नमस्कार, जय श्री राम, स्वागत है। और बड़ी मज़ेदार सी एक चीज़ हो गई है कि पहले तो प्रधानमंत्री मोदी के विरोधी भारत में होते थे और वो मोदी का विरोध करते-करते भारत का विरोध करने लगते थे, देश को नुकसान पहुँचाने वाली बातें करने लगते थे। लेकिन अब ये बीमारी चल के पहुँच गई है मालदीव्स। वहाँ पे भी यही हुआ कि प्राइम मिनिस्टर मोदी अपना चुपचाप लक्षद्वीप गए हुए थे और उन्होंने कुछ फोटोग्राफ्स और कुछ वीडियोस शॉट शेयर किए, जिसमें वहाँ की नेचुरल ब्यूटी और बाकी सारी चीज़ों के बारे में उन्होंने थोड़ा सा हाईलाइट किया। और किसी अदर कंट्री का या किसी और चीज़ का नाम नहीं लिया उन्होंने। मोदी जी का एक आपने देखा होगा, अभी कुछ दिनों पहले उन्होंने ये भी बात की थी कि लोग अगर जैसे वेडिंग करते हैं, शादियां करते हैं, महंगी शादियां जो करते हैं विदेशों में जा करके, तो उसके लिए उन्होंने बोला था कि भारत के अंदर बहुत सारी डेस्टिनेशंस हैं और आप लोगों को अगर डेस्टिनेशन वेडिंग ही करनी है तो कोशिश करिए कि भारत की कोई लोकेशन चूज कर लें, रादर देन आप विदेश जा करके और विदेशों में इतना पैसा खर्चा करें। तो उन्होंने मतलब एक एजेंडा टाइप का बनाया हुआ है कि भारत में जो टूरिज्म है उसको प्रमोट किया जाए। और टूरिज्म मोदी जी को एक बड़ा दिल से पसंद है, और वो जानते हैं और उस चीज को समझते हैं कि टूरिज्म से बिना कुछ खास किए हुए, मतलब आपके यहाँ मान लीजिए कोई एक समंदर है, कोई एक झील है, कोई एक जंगल है, कोई एक पहाड़ है, आपको नया पहाड़ तो बनाना नहीं है, नया जंगल तो बसाना नहीं है। जो है एज इट इज आप उसकी मार्केटिंग थोड़ी सी कर देते हैं तो उसके रेवेन्यू जनरेट होना शुरू हो जाता है और एम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा उससे आने लगता है। वहां की लोकल इकोनॉमी को एकदम से एक बूस्ट मिल जाता है। गुजरात में जब वो चीफ मिनिस्टर थे उस समय उन्होंने, आप समझिए कि जो रन था कच्छ का, सॉल्ट का पूरा एक डेजर्ट टाइप का है, सॉल्ट प्लेन्स कहते हैं, बिल्कुल सफेद रंग का, दूर दूर तक आपको मतलब नमक फैला हुआ दिखाई देगा। और कुछ, क्योंकि नमक इतना ज्यादा है वहां पे तो और एक तिनका भी नहीं उगता है, तो उसकी अपनी खूबसूरती है वो रेगिस्तान जैसी जगह, लेकिन उसकी अपनी खूबसूरती है। उन्होंने उस तक को मार्केट किया और आज रन फेस्टिवल होता है, रन में लोग जाकर के रातें बिताते हैं, कैंपिंग करते हैं। वो अपने आप में एक टूरिज्म का वो बन गया है, डेस्टिनेशन बन गया। लोग गुजरात घूमने आते हैं तो रन जाते हैं। ऐसे ही जो गिर नेशनल फॉरेस्ट है गुजरात का, उसका पहले कोई नाम नहीं लेता था। कोई ये नहीं मानने को तैयार था कि गुजरात में भी फॉरेस्ट है और वहां पे लायंस है। जिनको वाइल्ड लाइफ का इंटरेस्ट है, जानकारी है, उनके अलावा अगर एक कॉमन लोगों की बात करें तो लोगों को अगर फॉरेस्ट या कुछ इस टाइप का करना होता था तो वो एमपी या उत्तराखंड वगैरह इन सब जगहों के नेशनल पार्क्स वगैरह जो हैं, या साउथ इंडिया में कुछ हैं, या काजीरंगा बड़ा फेमस है आसाम में, तो वहां जाते थे लोग। मोदी जी जब चीफ मिनिस्टर थे तो उन्होंने गिर के ये लायंस को लेकर के काफी कैंपेन्स चलवाए। इवन अमिताभ बच्चन को उन्होंने ब्रांड एम्बेसडर बना लिया था गुजरात टूरिज्म के लिए। तो टूरिज्म को लेकर के उनका एक हमेशा से फोकस रहता है। और उसी कड़ी में लक्षद्वीप में जाकर के उन्होंने जो फोटोग्राफ्स वगैरह किए, अपने वीडियोस और फोटोग्राफ्स, अब मोदी जी के साथ तो प्रॉब्लम यह है कि वो कोई भी फोटोग्राफ्स डाल देते हैं वो वायरल हो जाती है। और हो भी क्यों ना, दुनिया में सबसे ज्यादा अगर सोशल मीडिया पे एक्टिव और फॉलो किए जाने वाला कोई नेता है दुनिया का तो वो नरेंद्र मोदी है। 2 करोड़ तो उनके सब्सक्राइबर यूट्यूब चैनल पे हैं और अरबों में उनके व्यूज हैं। अगर उस चैनल की मोनेटाइजेशन और कीमत की बात की जाए तो वो चैनल ही मेरे ख्याल से लाखों रुपए का रेवेन्यू जनरेट कर देगा। तो मोदी ने लक्षद्वीप में अपनी एक फोटोग्राफ्स और बाकी सारी चीजें इस पॉइंट ऑफ व्यू से कि इंडियंस के सामने लक्षद्वीप एज ए टूरिस्ट डेस्टिनेशन रखा जाए कि आप लोग यहां भी आइए। अब होता क्या है, जैसा मैंने बोला कि कुछ मोदी विरोधी मानसिकता में अंधे लोग ये भूल जाते हैं कि हम मोदी का विरोध करते करते हम अपने देश का विरोध कर रहे हैं। मालदीव्स के कुछ जाहिल मंत्रियों ने, मिनिस्टर्स ने
और वो भी लौंडे लफाड़ी टाइप के मिनिस्टर हैं, मतलब देख करके लगता नहीं कोई एज बहुत ज्यादा है। पता नहीं कहाँ से ये खरगोश टाइप की शक्ल वाला इनका जो प्रेसिडेंट है मुइजू, इसने इनको बना बनू दिया। तो इन लोगों ने नरेंद्र मोदी जी के ऊपर पर्सनल अटैक करने शुरू कर दिए और इंडियंस के खिलाफ उल जलूल घटिया गंदी बातें करनी शुरू कर दी और दुनिया भर की चीजें। अच्छा, असल में प्रॉब्लम क्या है कि 95% पॉपुलेशन वहां की मुस्लिम है और ये मोस्टली सुन्नी माइंडसेट के लोग हैं। अब जब सुन्नी और मुस्लिम होते हैं तो इनके अंदर जिहाद का कीड़ा बड़ी जल्दी पड़ जाता है और वो चलने लगता है। और इस जिहाद के कीड़े ने इनको नफरत सिखा दी है। अब मजे की बात है कि ये नफरत हर किसी से करते हैं। ऐसा नहीं है कि इनको सिर्फ इंडिया से या इंडियंस से, क्योंकि हमारे यहाँ मैक्सिमम हिंदूज हैं। तो वो तो है ही, मतलब उन हिंदुओं से तो नफरत होना स्वाभाविक है। अब ये वाला एक वीडियो देखिए। इस वीडियो में शायद स्विट्जरलैंड के हैं ये। तो एक हस्बैंड वाइफ हैं, इन्होंने मतलब शादी के कुछ साल गुजर गए। अब वेस्ट में तो क्या है कि 10-15 साल शादी के हो जाते हैं तो अजूबा हो जाता है। तो इन लोगों ने बोला कि हम लोग चल के दोबारा से मतलब शादी करते हैं, एक सेलिब्रेट करने का तरीका। तो ये लोग पहुंच गए मालदीव्स। अब मालदीव्स में इन्होंने क्या किया कि जो लोकल वहाँ का होटल है उसको बोला, तो उन्होंने एक लोकल प्रीस्ट, जो वहाँ का मालदीव्स का मुस्लिम प्रीस्ट होगा, कोई मौलवी मौलाना टाइप का, उसको बुला दिया कि भाई ये करा देगा आपकी शादी दोबारा से। अब उसने आकर के जो शादी के मामले में जो कुछ भी बोला, जैसे हमारे यहाँ मंत्र उच्चारण होता है वैसे ही इनके यहाँ कुछ आयतें वायतें पढ़ी जाती होंगी, जो भी उसने अपनी वो जो वहाँ की लोकल लैंग्वेज है उसमें कुछ 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 बोला और बोले हो गई जी आपकी शादी दोबारा से। वो लोग भी खुश। अब उन लोगों ने क्या किया कि उसका पूरा वीडियो रिकॉर्डिंग रिकॉर्डिंग करवाई थी कि हम लोग मालदीव्स गए हैं और हमने दोबारा से शादी की है, सब फ्रेंड्स फ्रेंड्स को दिखाने के हिसाब से। और शायद यूट्यूब चैनल पे अपलोड अपलोड भी कर दिया वो वीडियो। अब वो जब दूसरे लोगों ने देखा जिनको वो लोकल लैंग्वेज समझ में आती थी, तो उन लोगों ने बताया कि यार ये आपकी शादी आदि नहीं करा रहा है, ये आपको गालियां दे रहा है और उल्टी सीधी बातें कर रहा है और कह रहा है कि तुम लोग तो शादी करने लायक नहीं हो, तुम्हारी शादी नाजायज है, तुम ये हो वो हो। क्योंकि ऑब्वियस है कि वो लोग नॉन मुस्लिम हैं, काफिर हैं। तो नफरत का जो समस्या है मालदीव में, ये हर किसी के लिए है। तो उसी नफरत के अंधे लोगों ने, अच्छा अभी जो सरकार आई है, वो सरकार आई ही जो कैंपेन चला के है वो है इंडिया गेट आउट। इनको लगता है कि हम इंडिया को बाहर निकाल दें। अब ऐसा क्यों है? तो ऐसा इसलिए है क्योंकि इनके ऊपर है चाइना का भूत और इनको बुद्धि दे रहा है पाकिस्तान से लश्कर तोयबा के जो मौलाना मौलवी वगैरह हैं, उनकी विचारधारा। अब आप सोचिए, करेला और नीम चढ़ा और उसका नशे में चूर हो गया है मालदीव, कि एक तो चीन और दूसरा पाकिस्तान और काफी हद तक टर्की। तो ये असल में अब ये जिहादी बन रहे हैं। तो इनको वो क्या है, टूरिज्म और उस टाइप का बिजनेस भी पसंद नहीं आ रहा है। कई बार इनके यहाँ ये भी बातें उठने लगती हैं कि बीचेस पे, मतलब क्योंकि क्या है, मालदीव्स जो है वो वेस्टर्न कंट्रीज के अंदर हनीमून के लिए एक बड़ी अच्छी डेस्टिनेशन मानते हैं वो लोग। वो हनीमून हनीमून करने के लिए यहाँ आते हैं। तो ऑब्वियस सी बात है, यंग कपल्स रहते हैं, बीच है। अब वहां पे तो वेस्ट में जैसे बिकनीज और ये सब चलता है, तो वो वैसा पहन करके बीचेस वगैरह में अपना घूमते फिरते मस्ती करते रहते हैं। उससे भी इन लोगों को बहुत तकलीफें होती, जो इनके कट्टरपंथी जिहादी मानसिकता के मुस्लिम्स हैं उनको। तो वो उसका भी विरोध करते रहते हैं। तो कोई बड़ी समस्या कभी भी खड़ी हो सकती है कि ये कहीं किसी के ऊपर हमला हमला ना कर दें, किसी टूरिस्ट के ऊपर। तो आने वाले समय में वो व्यवस्था भी इनके यहाँ शुरू होने वाली है। तो खैर एनीवेज, अब इन जाहिलों ने
प्राइम मिनिस्टर मोदी को, इंडियंस को लेकर के उल्टे सीधे ट्वीट मारने शुरू किए। जब ये करना शुरू किया तो इंडिया के सोशल मीडिया पे, क्योंकि बहुत तगड़ी प्रेजेंस है, इंडिया से भी मुंहतोड़ जवाब मिलना शुरू हो गया इनको, और फिर इंडिया से तो बौछार शुरू हो गई। अब जब बौछार शुरू हुई तो मालदीव्स, बायकॉट मालदीव्स पे आ गई बात कि मालदीव्स में जाना ही बंद कर दो। अब जब ये ट्रेंडिंग शुरू हो गई और 2-3 दिन हो गया इस सबको, और ये चले जा रहा है। अब मोदी जी को जो करना था वो काम तो फ्री में मालदीव्स वालों ने कर दिया। मोदी जी ने अपना फोटो डाली थी, लक्षद्वीप को थोड़ा बहुत प्रमोट करना था और थोड़ा बहुत टूरिज्म बढ़ जाता लक्षद्वीप का। अब क्या हो गया है कि मालदीव्स क्यों जाना, लक्षद्वीप जाओ। अब ये पूरा एक कैंपेन शुरू हो गई है सोशल मीडिया पे, और इन्हीं मूर्खों ने, मालदीव्स वालों ने बायकॉट मालदीव्स का ट्रेंड लगवा लिया अपने सर पे। तो देखिए नफरत का क्या रिजल्ट होता है, हेट्रेड फॉर मोदी। उस चक्कर में इन मूर्खों ने अपने देश का सत्यानाश कर लिया। वहां पे 2 लाख के करीब टूरिस्ट, जो कि उनका आप समझ लीजिए 11 से 12% टूरिस्ट कहते हैं कि इंडियंस हैं, और गिनती में अगर बोला जाए तो ये संख्या वहां पे टॉप पे, मतलब लार्जेस्ट नंबर ऑफ टूरिस्ट आर फ्रॉम इंडिया। उसके बाद 2 नंबर पे चाइना आता है और 3 नंबर पे आता है रशिया। तो ये 3 कंट्रीज हैं जो सबसे ज्यादा टूरिस्ट भेजती हैं, उसमें नंबर 1 पे इंडिया है। अब अगर ऐसा माहौल बनता है और इस टाइप का जो कहानी हो गई है, और जो एक प्रॉब्लम इनके यहाँ थी कि इनके यहाँ इतने कट्टरपंथी जिहादी माइंडेड लोग हैं, ये दुनिया को नहीं पता था। ये इन लोगों ने मूर्खता कर दी, भारतीयों को छेड़ करके। भारतीयों ने बायकॉट मालदीव्स का ट्रेंड चला रखा है, ट्विटर पे सबसे नंबर 1 चल रहा है। उस चक्कर में इंडिया की, दुनिया भर की जो टूरिस्ट लोकेशंस हैं, इंडिया की एक से एक सुंदर लोकेशंस जिनके बारे में कोई नहीं जानता था, इंडियंस उनको भी पोस्ट कर रहे हैं कि क्यों जाओगे मालदीव्स। लक्षद्वीप है, लक्षद्वीप के अलावा कर्नाटक में लोकेशन है जहाँ पे सी, मतलब बड़ा खूबसूरत है अंदर, वो अंडर वाटर वर्ल्ड जो है, कोरल आइलैंड, कोरल रीफ्स वगैरह हैं, वो कर्नाटका के पास भी है। कोई अंडमान निकोबार की फोटो डाल रहा है, वीडियोस डाल रहा है, कोई और कहीं की डाल रहा है, लोग अपने लोकल जगहों की डाल रहे हैं। तो हो क्या रहा है कि अब पूरी दुनिया ये ट्रेंड्स वगैरह देख रही है, ये लड़ाई देख रही है, और उसके बीच में वो ये भी देख रही है कि इंडिया में घूमने का क्या क्या है। और मालदीव्स वाले मुट्ठी भर लोग हैं, वो अपने को डिफेंड करने की पोजीशन में भी नहीं है, पूरी दुनिया में थू थू हो रही है। इवन अगर आप पाकिस्तानी यूट्यूबर्स को देखें तो वो लोग भी बोल रहे हैं कि इन मूर्खों को हुआ क्या था और क्या जरूरत थी इंडिया से इस टाइप का पंगा लेने की। इसको कहते हैं उड़ता हुआ तीर लेना। मतलब आपसे कोई बात नहीं कर रहा, आप उस देश को छेड़ रहे हो जिसके ऊपर आप डिपेंडेंट हो, आप हर बार उसके पास भीख मांगने के लिए जाते हो, जान बचाने के लिए अपनी, चाहे किसी चीज के लिए। आप सोचिए कि कितनी कट्टरता घुस चुकी है इन मूर्खों के दिमाग में कि मालदीव्स के अंदर एक्चुअली कुछ 1000-1200 आइलैंड्स में फैला हुआ वो देश है, टापू है। कोई 1 किलोमीटर दूर, 2 किलोमीटर दूर, 5 किलोमीटर दूर, ऐसे ऐसे करके वो पूरी एक आइलैंड्स की चेन है टापुओं की। अब उसमें मेन जो शहर वगैरह हैं वो तो 1-2 टापुओं पे हैं। बाकी ऐसा है कि छोटे छोटे आइलैंड्स जो हैं उन पे किसी पे रिसॉर्ट है, किसी पे कुछ है, किसी पे कुछ है। अब होता क्या है कि इनके यहाँ मान लो इमरजेंसी हो गई, कोई मान लीजिए किसी रिसॉर्ट में कोई गेस्ट बैठा हुआ है, उसको हार्ट अटैक आ गया, अब उसको लेकर के तुरंत हॉस्पिटल जाना है, तो बोट वोट से लेकर के जाओगे, घंटों में पहुंचोगे, तब तक में तो वो मर जाएगा। तो इमीडिएट रिस्पांस के लिए क्या किया जाए, तो वो इंडिया से इन्होंने हेल्प मांगी थी। ऐसे ही इनकी एक समस्या ये थी कि स्मगलिंग स्मगलिंग इनके यहाँ बहुत होती थी। समंदर के बीच में आइलैंड देश है, कब किस आइलैंड में कौन से स्मगलर वगैरह एक्टिव हो गए, क्या करने लगे, ड्रग्स आ रही, ये आ रहा, वो आ रहा, तो इन्होंने उसके लिए भी इंडिया से मदद मांगी थी। तो इंडिया ने एक डॉर्नियर प्लेन और 2 हेलीकॉप्टर्स इनके यहाँ रखे हुए थे कि भाई ठीक है,
इमरजेंसी होगी कोई तो ये हेलीकॉप्टर से जा करके वहां से किसी पेशेंट को या किसी को बड़े हॉस्पिटल लाया जा सकता है ट्रीटमेंट के लिए। और डॉर्नियर एक रखा हुआ था कि ये बीच बीच में उड़ता रहेगा तो ये आपकी पूरे एरिया की जो है निगरानी करेगा, गश्त कर लेगा, देख लेगा कि कोई कहीं उल्टा सीधा एक्टिविटी तो नहीं हो रही है, स्मगलिंग वगैरह तो नहीं हो रही। तो ये सेटअप इंडिया ने रखा है और इसके लिए वहां पे 6-7-8 पायलट, कुछ मेंटेनेंस का स्टाफ, ऐसे 60-70-75 लोगों का एक छोटा सा टुकड़ी है। और वो भी कोई सेना वेना की टुकड़ी नहीं है, टेक्निकल लोग हैं। अब हेलीकॉप्टर्स हैं, डॉर्नियर प्लेन है, उसके पायलट्स हैं, उसका मेंटेनेंस का स्टाफ है, वो सारा सेटअप है। अब इन मूर्खों का कहना है कि इंडियंस चले जाएं। अब इंडियंस चले जाएंगे तो ये सब कुछ चला जाएगा। अब आप खुद सोचिए कि कोई अगर अमेरिकन या ब्रिटिश टूरिस्ट है, उसको मालदीव्स आना है और उसको पता चलता है कि यार अगर मैं किसी XYZ रिसोर्ट में बैठा हूं, मुझे हार्ट अटैक आ जाएगा, तो बचाने के लिए इनके पास इमरजेंसी सर्विसेज के नाम पे कुछ नहीं है, तो क्या वो आएगा मालदीव्स? और भाई सिर्फ हार्ट अटैक ही नहीं होता ना, आप कहीं गिर गए, चोट लग गई, फ्रैक्चर हो गया, कुछ हो गया, तो इमरजेंसी तो कुछ भी हो सकती। पहले ये काम इंडियंस करते थे। अब आज की डेट में जो नई सरकार आई है, अब ये मुइजू, ये वहां का केजरीवाल टाइप का आदमी है कि जिसने उनको वो रास्ता बता दिया कि जहां से उनका विनाश तय है। अब मालदीव्स की पूरी अर्थव्यवस्था और इकोनॉमी चलती है टूरिज्म के नाम पे, और कुछ नहीं है उनके पास। वो सिर्फ टूरिज्म के दम पे जिंदा है। $10-15 तक की एक पानी की बोतल में बेचते हैं और हजार-हजार, $2-2 हजार तक के उनके यहाँ रिसोर्ट के कमरे हैं। अब अगर आज इंडियंस बायकॉट करना शुरू कर देते हैं तो कल को रशियंस के दिमाग में आएगा कि यार ये तो मतलब रेडिकल इस्लामिक और जिहादी कंट्री है, इंडियंस से इनका पंगा हो गया, जब इंडियंस नहीं जा रहे हैं तो अपन भी क्यों जाएं, है ना? तो रशियंस में भी एक डाउनफॉल आएगा। रही बात चाइना की, जो तीसरे नंबर का इनका सबसे बड़ा वो है, तो चाइना की तो इकोनॉमी की बैंड बजी पड़ी है और वो अपने लखपति करोड़पति लोगों की ऐसी तैसी कर रहे हैं ढूंढ ढूंढ के। तो चाइना से तो वैसे ही अभी फिगर आएंगे तो इन लोगों को समझ में आ जाएगा कि चाइना वाले तो वैसे ही गायब है पिक्चर से, उनके पास तो खाने को नहीं है। और उनकी गवर्नमेंट ने सीधा सीधा एक 30% का टैक्स लगा रखा है कि जो पैसे वाला है, जिसके पास एक सर्टेन अमाउंट से ज्यादा का वैल्यू मतलब है, उसकी औकात है, वो आए और 30% चुपचाप अपनी टोटल जो संपत्ति वगैरह है उसका 30% जमा कर दे। तो चाइना में भी जो पैसे वाले लोग हैं उनकी हालत खराब है, या तो वो देश छोड़ के भागने की फिराक में है, और या वो यही 30% का जुगाड़ करने में लगे हुए हैं क्योंकि काम धंधे बंद हैं। अब यूरोप अमेरिका चले जाएं तो यूरोप वाले तो वैसे ही ये इस्लामिक जिहादियों से परेशान है, उनकी नजर में आ गया कि यार ये मालदीव्स में भी बहुत सारे बैठे हुए हैं, तो वो भी डरे सहमे से उनके देश में कोई भी उनको पकड़ के नारा लगाता है और चाकू मार देता है अल्लाह अकबर बोल के। तो उनकी भी हालत खराब है, वो खुद डरे हुए हैं, बोलेंगे यार हम मालदीव्स गए छुट्टी मनाने, वहां किसी ने हमारे साथ ये कांड कर दिया। तो मालदीव्स अपने आप एक गड्ढे में तो जा ही रहा था क्योंकि उन्होंने रेडिकल इस्लाम और जिहाद वाला जो कीड़ा है वो लोगों के दिमाग में पैदा होना शुरू हो चुका है। अब इन्होंने ये हरकत करके पूरी दुनिया को बता दिया कि देखो जी हमारे सबके दिमागों में कीड़े आ गए हैं और इस कीड़े से सब लोग बहुत डरते हैं। तो ऐसे में आप खुद सोचिए कि कोई टूरिस्ट एक ऐसे देश में क्यों जाना चाहेगा जहां पे कि इतने सारे इस किस्म के लोग भरे पड़े हैं। बीच में ये भी खबरें आ रही थी कि लश्कर तोयबा बहुत स्ट्रगल कर रहा है, मेहनत कर रहा है और अपने प्रीचर्स वगैरह को वहां पे भेज रहा है लगातार। अब ऐसा लग रहा है कि उनकी मेहनत रंग ला रही है और पूरी की पूरी पॉपुलेशन जो है, एटलीस्ट आधी से ज्यादा पॉपुलेशन तो रेडिकलाइज हो चुकी है क्योंकि सरकार ही उस नारे के ऊपर बनी है इनके यहाँ मालदीव्स में कि हम भारत को बाहर करेंगे। भारत को बाहर करेंगे तो किसको अंदर लाएंगे? वो चाइना को अंदर लाएंगे, वो पाकिस्तान को अंदर लाएंगे।
और चाइना पाकिस्तान अगर अंदर आते हैं तो उसके बाद इनका टूरिज्म का तो वैसे ही सत्यानाश होना है। टूरिज्म का जहां सत्यानाश होगा तो उसके बाद आप खुद सोच लीजिए कि बचता क्या है इनके पास। पीने को पानी नहीं है इनके पास। बीच में भारत से मांगा था इन्होंने कि पानी दे दो पीने का, यहां से शिप भर के पानी लेके गए थे इंडियंस। कोरोना आया था तो ये दवाइयों की और वैक्सीन की भीख मांग रहे थे, वो इंडिया ने भेजी थी। एक बार इनके ऊपर, इन्हीं के यहाँ का एक बंदा, उसको राष्ट्रपति बनने का शौक चढ़ा था तो उसने बोला सरकार पलट देते हैं, तख्ता पलट की कार्रवाई करते हैं। तो वो श्रीलंका से एलटीटी वालों से मदद मांग आया था। एलटीटी वाले बोट्स में भर भर के आ गए थे, 8-10 बोट्स में। उन्होंने ऑलमोस्ट कब्जा ही कर लिया था पूरे मालदीव्स पे। तब ये भीख मांगने इंडिया के पास आए थे और तब इंडिया की पैरा कमांडो जो रेजिमेंट है उसको भेजा गया था रातों रात मालदीव्स के अंदर, और उन्होंने जाकर के उन आतंकवादियों को जो एलटीटी के थे उनको गिरफ्तार किया या भगाया, इस टाइप। और सबसे बड़ी बात, और 10-12 साल के अंदर ग्लोबल वार्मिंग का जो है कहानी, इस साल 1.3 डिग्रीज एवरेज टेम्परेचर साल भर में बढ़ा है पूरी धरती का, जो 2023 गया है उसमें। तो इस तरह से अगर टेम्परेचर बढ़ता रहेगा तो हार्डली 10-12 साल के अंदर मोस्ट ऑफ मालदीव्स तो पानी के अंदर होगा, डूब जाएगा, तो ये देश ही नहीं बचेगा। और इस समय तो ये कह लीजिए कि ईश्वर की कृपा है हमारे ऊपर कि इन मूर्खों ने ऐसे टाइम पे, कि जब इनको और 10-12 साल के अंदर देश छोड़ के कहीं ना कहीं भागना पड़ेगा, क्योंकि फिर क्या हो जाता है, जब धीरे धीरे पानी बढ़ जाता है तो वो एक स्टेज वो आएगी इनकी कि ज्वार भाटा आता है समुद्र में, हाई टाइड लो टाइड। वो हाई टाइड में जमीन आपकी डूबी हुई है 3-4 फुट पानी के नीचे, लो टाइड में वो बाहर निकल आ रही है, और ये सुबह शाम ऐसा होता है। तो इनकी वो वाली हालत होने वाली है 10-12 साल के अंदर। तो ये अपने लिए बहुत अच्छा हो गया है, क्योंकि अगर इनके साथ वही दोस्ती का संबंध बना रहता तो ये भागते तो भाग करके इंडिया आते। हम फिर इतने सारे मतलब पागल और कट्टरपंथी दिमाग वालों को क्यों हम जगह दें। अब ये झगड़ा करके बैठे हैं और मेरे ख्याल से भारत सरकार ने भी मूड बना ही लिया है कि इनके साथ अब ज़्यादा बकवास करने की ज़रूरत नहीं, मगजमारी करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट ने ऑर्डर्स जारी कर दिए हैं लक्षद्वीप के एयरपोर्ट को शानदार इंटरनेशनल लेवल का एयरपोर्ट बनाया जाए। इसके अलावा अब आप देखेंगे कि वहाँ पे धड़ाधड़ डेवलपमेंट का काम शुरू हो जाएगा। कुछ रिसोर्ट्स ऑलरेडी हैं, अब और बनने शुरू हो जाएंगे और टूरिज्म बूम पे आएगा। इंडिया का टूरिज्म वैसे भी, जो इंडियन टूरिस्ट्स हैं, क्योंकि एवरेज इनकम बढ़ रही है, तेजी से जीडीपी ग्रोथ हो रही है, तो लोगों में पैसे की मतलब एक इनकम बढ़ी हुई है और वो खर्च कर रहे हैं टूरिज्म पे। 500 से 700 प्लेन्स का ऑर्डर, कुछ नहीं 1000 प्लेन्स का ऑर्डर एयर इंडिया ने दिया हुआ है। 400-500 प्लेन्स का ऑर्डर इंडिगो ने दिया हुआ है, और अभी नई खड़ी हुई एयरलाइंस है आकाशा एयरलाइंस। आकाशा ने अभी 150 प्लेन नए खरीदने का एक वो किया हुआ। तो जो देश 1500-1600 नए प्लेन्स खरीद रहा है, मतलब ये पैसेंजर जेट्स, ये 1500-1600 जेट्स खरीद रहा है, आप समझिए कि कितना हमारे यहाँ टूरिज्म का वो होने वाला है, ग्रोथ होने वाली है इस सेक्टर में। कि ये एयरलाइन कंपनीज ऐसे ही तो नहीं इतना बड़ा बड़ा इन्वेस्टमेंट कर रही हैं, हजारों प्लेन्स खरीद रही हैं। इन्होंने कैलकुलेट किया होगा ना कि कितनी रिक्वायरमेंट है, क्या है। आज होटल्स का, हॉस्पिटल मतलब होटल्स का, आप कह लीजिए टैक्सीज का, ये एयर ट्रैवल का, रेलवेज आप देखिए लगातार वो लोग नई ट्रेन लॉन्च करते जा रहे हैं, वंदे भारत, ये वो। क्यों? पूरे कैलकुलेशंस और प्रोजेक्शंस हैं कि भारत में टूरिज्म में भयंकर ग्रोथ आने वाली है, बहुत तेजी से बढ़ने वाला है, क्योंकि एवरेज इंडियन की इनकम काफी बढ़ने वाली है। हम $4 ट्रिलियन की इकोनॉमी है, जल्दी ही 5 ट्रिलियन की होने वाले हैं, और अगले 6-7 साल के अंदर हम 8 से 9 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंच सकते हैं। तो इतनी जब ग्रोथ होगी, आप समझिए कहाँ
जब मोदी आए थे तो 2.5 से 3 ट्रिलियन डॉलर की कहानी थी हमारी। 10 साल के अंदर हमने 2.5-3 से उठा करके उसको 5 पे ले आए हैं, और अगले 10 साल में 5 से उठा के उसको 10 पे ले जा रहे हैं। तो ये जो हर 10 साल में, मतलब आप समझिए एक तरीके से हम डबल हो रहे हैं, हमारी इकोनॉमी जो है वो डबल हो रही है। तो इससे मिडिल क्लास बहुत तेजी से पनप रहा है, मिडिल क्लास के पास पैसा बहुत तेजी से आ रहा है, इनकम्स बढ़ रही हैं और उनके खर्चे बढ़ रहे हैं। और खर्चे में एक खर्चा ये होता है टूरिज्म का, कि हर साल फैमिली की फैमिली पूरी कहीं ना कहीं घूमने के लिए जाते हैं। तो ऐसे में इंडिया जैसी कंट्री जो ग्रोथ पे है, उसको छोड़ के एक चाइना जैसी कंट्री जो डूब रही है, उसके चक्कर में खैर मालदीव भी क्या है, जैसा भी आपको बोला, डूब तो वो भी रहे। तो एक डूबता हुआ देश दूसरे डूबते हुए देश के चक्कर में ऑब्वियस सी बात है कि एक उठते हुए चढ़ते हुए देश के साथ तो नहीं चल पाएगा। तो उन्होंने अपना नीचे जाने का रास्ता चुना है, पतन का रास्ता चुना है, और इस मतलब बर्बादी अपनी जो उन्होंने चुनी है, उस चक्कर में उन्होंने हमारे लक्षद्वीप को प्रमोट कर दिया है। और इस ट्विटर वॉर में 2-3 दिन हो चुके हैं और पूरी दुनिया मजे से तमाशा देख रही है। उनको एक तो मालदीव्स की असलियत समझ में आने लगी है, और दूसरा भारत के एक से एक जो टूरिस्ट डेस्टिनेशंस हैं, जो कि इंटरनेशनली बहुत पॉपुलर नहीं है, उनका भी फ्री में प्रमोशन चालू है। प्लस हमारे सेलिब्रिटीज और हमारे जो कई सारे प्लेयर्स वगैरह हैं, उन्होंने भी इसमें आगे आकर के ट्वीट्स वगैरह किए हैं। सलमान खान का आया, अक्षय कुमार का आया, उसके अलावा बहुत सारी एक्ट्रेसेस वगैरह जो हैं, इन लोगों ने ट्वीट्स वगैरह करने शुरू कर दिए हैं। सचिन तेंदुलकर ने किया है। तो सभी अपने अपने स्तर पे इंडियन डेस्टिनेशंस को प्रमोट करने लगे हैं। तो इससे एक जबरदस्त बूस्ट मिलेगा इंडिया को और इंडिया के टूरिज्म को, और ये सब फ्री में हो गया। अब ये कहते हैं कि नरेंद्र मोदी की किस्मत है कि वो किसी चीज को छू दे तो वो अपने आप सोना बन जाती है। लक्षद्वीप गए थे, उन्होंने लक्षद्वीप से कुछ फोटो भेजी थी, और जितना उन्होंने उम्मीद की थी, मेरे ख्याल से उसका 100 गुना अपने आप हो गया। और लक्षद्वीप का जो कॉम्पिटिटर है मालदीव्स, उन्होंने ही इस कहानी को पूरा आगे बढ़ा करके खड़ा करके दुनिया के सामने रख दिया। खुद को जूते मार के उन्होंने भारत को राजा बता दिया। तो एनीवेज, ऐसे जाहिल मिलते रहें, अपनी बर्बादी करते रहें और भारत को आगे बढ़ाते रहें। शायद ईश्वर अब उसी दिशा में काम कर रहा है। यही हरकतें कुछ पाकिस्तान की भी हैं, यही हरकतें कुछ चाइना की भी हैं। और दूसरी चीज, बांग्लादेश को लेकर के अमेरिका एक खुराफात करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वहां पे भी शेख हसीना वापस मतलब सत्ता में आ गई हैं। विपक्ष ने बायकॉट किया हुआ था, तो चुनाव का बायकॉट करके वो घर में बैठे हैं। चुनाव हो गए और शेख हसीना वापस आ गई। तो भारत के लिए बांग्लादेश से भी अच्छी खबर है कि भारत के फेवर वाली गवर्नमेंट वहां पे टिकी हुई है। तो ये वाली स्थिति है। तो भारत के लिए खबरें अच्छी आ रही हैं। और आगे देखते हैं दुनिया में क्या होने वाला है, क्या चलता है। आज ये टॉपिक था तो मैंने सोचा आज इसको टच कर लेते हैं, क्योंकि आपसे डिस्कशन पाकिस्तान को लेके करना था। तो हो सकेगा तो दूसरा एक वीडियो में हम शाम तक, अगर पॉसिबल हुआ, तो उस पर पाकिस्तान की बात कर लेंगे, और उसके बाद कुछ बातें अमेरिका के बारे में भी करेंगे। क्योंकि अगर आज देखा जाए तो पाकिस्तान, चीन और अमेरिका, ये तीनों ही काफ़ी एक विकट सी परिस्थिति में फंसे हुए हैं। कोई बहुत अच्छी खबरें यहाँ से नहीं आ रही हैं इनकी इकोनॉमीज और बाकी सारी चीज़ों को लेके। पाकिस्तान की तो खैर ना इकोनॉमी थी और ना वो बची है। वो तो मतलब ऑलमोस्ट बैंकरप्ट वाली हालत में है, क्योंकि उनको अप्रैल जून तक मेरे ख्याल से कुछ 18-20 बिलियन डॉलर का कर्ज चुकाना है। उनके पास अभी खाते में
वो बोल रहे हैं कि 7 बिलियन है और 7 बिलियन भी दूसरों का मांगा हुआ है। तो ये कैसे करते हैं, क्या करते हैं, ये देखना होगा। आज की हालत ये है उनकी कि उनके यहाँ से जितना टैक्स का कलेक्शन होता है, आईएमएफ उठा के पूरा ले जाता है, क्योंकि आईएमएफ की भी पुरानी किस्तें इनको देनी है। तो पाकिस्तानियों के लिए तो अब आगे चल के बहुत काला समय लिखा हुआ है और गुलामी लिखी हुई है। तो देखते हैं आगे क्या होता है। समय मिला तो उस पर भी बात करेंगे। नमस्कार, जय श्री राम, धन्यवाद।